एक प्राचीन श्राप जो दशकों से दफन था वापस लौटता है और हर उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है जो इसे ढूंढता है। फिल्म की शुरुआत 1910 में मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में होती है, एक विशाल सुनसान रेगिस्तान के बीच जहां जाफर नाम का एक आदमी गहरे दुख में भटकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने एक ऐसी दुखद घटना का सामना किया है जिसमें उसके पूरे परिवार की मौत हो गई है। रेगिस्तान में लंबी यात्रा के बाद अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत के साथ जाफर आखिरकार एक प्राचीन वस्तु को दफनाने का फैसला करता है जो एक रहस्यमयी मुर्गे की मूर्ति के रूप में है, और उसे विश्वास है कि यही उस विनाश का कारण है जिसने उसके परिवार की जान ली। उसने पहले भी इसे नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार असफल रहा, जैसे ये वस्तु नष्ट ही नहीं की जा सकती। इसी वजह से उसके पास इसे रेगिस्तान में दफनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। इसे दफनाने के कुछ ही समय बाद जाफर इसके अंधे प्रभाव को अपने दिमाग पर हावी होते हुए महसूस करता है। डर से घिरकर और इससे बचने में असमर्थ होकर वो खुद को चाकू मारकर अपनी जान ले लेता है और दुनिया से दूर रेगिस्तान में मर जाता है। समय बीतता है और 93 साल बाद 2003 में कहानी कैलिफोर्निया के पासाडीना नामक एक उपनगरीय इलाके में पहुंचती है। एक जर्जर और खराब हालत वाले घर के अंदर माइकी नाम का एक छोटा लड़का डर के मारे कांपता हुआ 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है। कांपती हुई आवाज में वो मदद की गुहार लगाता है, क्योंकि वो एक अजीब और डरावनी औरत द्वारा किडनैप किया गया है। स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है जब माइकी धीरे धीरे पास आती हुई कदमों की आवाज सुनता है, जिससे वो घबरा जाता है और जितना हो सके छिपने की कोशिश करता है। अपने डर के बीच माइकी धीरे धीरे और सावधानी से हिलते हुए भागने का मौका ढूंढता है, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो फिर से पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद माइकी को उस औरत के साथ बैठकर टीवी देखने के लिए मजबूर किया जाता है। टीवी स्क्रीन पर वो अपनी ही किडनैपिंग की खबर देखता है जो 9 महीनों से जारी है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि पिछले 1 साल में ऐसे 4 और मामले सामने आए हैं। ये भी बताया जाता है कि माइकी की मां नाओमी अब भी उम्मीद लगाए बैठी है कि उसका बेटा मिल जाएगा। माइकी, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, कृपया मेरे बच्चे को वापस ले आओ। इसके कुछ समय बाद शेरिफ मिलर नाम का एक पुलिस अधिकारी उस घर पर पहुंचता है, क्योंकि उसे इमरजेंसी कॉल मिली थी। लेकिन स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अकेला आता है। औरत के संदिग्ध व्यवहार को देखकर वो घर की तलाशी लेने की अनुमति मांगता है। औरत ये समझते हुए कि वो अकेला है, शांत तरीके से उसे अंदर आने देती है। जैसे ही वो अंदर जाता है, मिलर को एक अजीब सा माहौल महसूस होता है और वो अपने रेडियो के जरिए बैकअप बुलाने का फैसला करता है। इसके बावजूद उसकी जिज्ञासा उसे घर की जांच जारी रखने के लिए मजबूर करती है, भले ही वहां अंधेरा और बदबू हो। स्थिति अपने चरम पर पहुंचती है जब मिलर एक बाथटब पाता है जो लाल रंग के तरल से भरा होता है, और वो तुरंत अपने साथियों को जल्दी आने के लिए कहता है। लेकिन मदद पहुंचने से पहले उसका ध्यान बेसमेंट से आती आवाज की तरफ जाता है। सावधानी से वो उस आवाज की जांच करता है और वहां 3 किडनैप किए गए बच्चों की लाशें देखकर हैरान रह जाता है। इसी दौरान औरत अचानक पीछे से उस पर हमला करती है और उसे वहीं मार देती है। ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि ये रहस्यमयी औरत असल में कौन है। सब कुछ समझने के लिए कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जब वो प्राचीन वस्तु जिसे पहले दफनाया गया था किसी तरह फिर से सामने आती है और अंत में जॉन के पास एक रहस्यमयी पैकेज के रूप में पहुंचती है। कुछ ही समय बाद जॉन को उसके दोस्त स्टीव का फोन आता है जो बताता है कि उसने ही वो वस्तु भेजी है। स्टीव जॉन से कहता है कि वो उस वस्तु को कुछ समय तक संभाल कर रखे ताकि उसकी कीमत बढ़ सके और बाद में उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जा सके, जैसे कि वो वस्तु बहुत कीमती हो। हालांकि इसके पीछे स्टीव एक गंभीर चेतावनी भी देता है कि जॉन उस वस्तु को लापरवाही से ना खोले या छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि उसके अनुसार वो वस्तु एक खतरनाक बच्चे खाने वाले दानव वुल्पाजू का निवास है। यद्यपि ये बात अविश्वसनीय और बनाई हुई कहानी जैसी लगती है, जॉन इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता और वो सिर्फ मुनाफे में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। लेकिन कॉल खत्म होने के बाद कुछ अजीब होने लगता है, क्योंकि जॉन धीरे धीरे उस वस्तु के प्रभाव में आने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। स्थिति और खराब हो जाती है जब वो वस्तु से निकलने वाले रहस्यमयी धुएं को गलती से सांस में ले लेता है, जिससे उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। उसी घर के अंदर ये पता चलता है कि वही डरावनी औरत जो बाद में माइकी को किडनैप करेगी, असल में एबिगेल है, जो जॉन की बेटी है।
उस रात नशे में जॉन अपनी छोटी बेटी एलिस को सोने के लिए कहता है, लेकिन माहौल अजीब हो जाता है जब एबिगेल अपने पिता के पास आने पर डरने लगती है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे जैसे रात गहराती है, एबिगेल उस श्रापित वस्तु से निकलने वाली अजीब ऊर्जा को महसूस करती है। कुछ ही समय बाद जॉन जैसा दिखने वाला लेकिन स्पष्ट रूप से ग्रस्त एक रूप एबिगेल के कमरे में जाता हुआ दिखाई देता है। जब एबिगेल गहरी नींद में होती है तब वो सत्ता कुछ करने ही वाली होती है, लेकिन अंत में ये पता चलता है कि दानव खुद को एबिगेल के अंदर स्थानांतरित कर लेता है। उस पल से एबिगेल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। डर और उलझन से भरी हुई कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो सुबह होते ही घर छोड़ने का फैसला करती है। समय बीतता है और उसके साथ कई अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जब तक कि वो खुद को दुनिया से अलग नहीं कर लेती और अपने दादा के खाली पड़े घर में रहने लगती है। लेकिन एबिगेल की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा आता है जब वो हैरान रह जाती है ये जानकर कि वो अचानक गर्भवती हो गई है, बिना किसी तार्किक वजह के। उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सामान्य गर्भ नहीं है, बल्कि उस दानव का असर है जो अब उसके अंदर रहता है। डर और निराशा में एबिगेल खुद ही इस गर्भ को खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद, लंबे समय तक बिना किसी खबर के गायब रहने के बाद, वो आखिरकार अपनी छोटी बहन एलिस से संपर्क करती है और उसे अलविदा कहती है। उस बातचीत में एबिगेल माफी मांगती है क्योंकि वो कभी वापस नहीं आएगी, और साथ ही चेतावनी देती है कि उसके अंदर कुछ खतरनाक है जो एलिस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से वो एलिस से कहती है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे भूल जाए। कृपया वापस घर आ जाओ, मुझे बहुत अफसोस है, तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, कुछ हुआ है, मैं वापस नहीं आ सकती। क्या तुम ठीक हो? मुझे ढूंढने मत आना, ठीक है। हालांकि अगले दिन एबिगेल एक बार फिर उस दानव का सामना करती है जो अभी भी उसके पिता के रूप में दिखाई देता है। दानव अपनी नाराजगी जाहिर करता है क्योंकि एबिगेल ने गर्भ खत्म करके उसकी योजना बिगाड़ दी। फिर वो उसे धमकी देता है कि उसे अपने इस काम की कीमत चुकानी होगी, अपनी ही बहन की बलि देकर। बिल्कुल, एबिगेल इस बात से साफ इनकार कर देती है और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की गुहार लगाती है। उसके इनकार को सुनकर दानव एक और उतनी ही डरावनी शर्त रखता है, जिसमें एबिगेल को कई बच्चों का अपहरण करना होगा और उन्हें बलि के रूप में चढ़ाना होगा, जब तक कि उसे कोई ऐसा बच्चा न मिल जाए जो उसे सही लगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एलिस अगला निशाना बन जाएगी। अपनी मजबूरी में एबिगेल यहां तक कोशिश करती है कि जानवरों को बलि के रूप में देने की बात करे, लेकिन दानव वुल्पाजू इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उसे मजबूर करता है कि वो उसकी मांग पूरी करे। कृपया एलिस को छोड़ दो, उसे एक छोटा लड़का चाहिए एबिगेल। अगले दिन कहानी एक छोटे लड़के बॉबी पर आती है जो पार्क में बुलबुले के साथ खेल रहा होता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। खेलते समय बॉबी को अचानक पार्क के एक छोटे गुफानुमा हिस्से से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बिना किसी शक के वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है, जबकि उसकी बड़ी बहन अपने फोन में व्यस्त होती है और उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसका छोटा भाई खतरे में है। कोई उसे रोकने वाला नहीं होता और आखिरकार बॉबी इस डरावनी घटनाओं की श्रृंखला का पहला शिकार बन जाता है। घर लौटने के बाद एबिगेल ये समझकर हैरान रह जाती है कि उसने अनजाने में एक मासूम बच्चे का अपहरण और हत्या कर दी है। डर और अपराध बोध तुरंत उसे घेर लेते हैं, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। दानव एक बार फिर सामने आता है और साफ कर देता है कि एक शिकार काफी नहीं है और एबिगेल को और बच्चों का अपहरण करते रहने के लिए मजबूर करता है, जब तक कि उसे सही बलि न मिल जाए। ये धमकी साफ कर देती है कि एबिगेल पूरी तरह एक बुरी ताकत के नियंत्रण में फंस चुकी है, जहां उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, और बिना खुद समझे वो पहले ही 3 बच्चों को उस दानव की मांग पूरी करने के लिए ले चुकी होती है। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है, जहां माइकी पूरी तरह सदमे में है क्योंकि उसने उस पुलिस अधिकारी को मरते हुए देखा था जो उसे बचाने आया था। उसी समय एबिगेल को थोड़ी देर के लिए होश आता है और उसे एहसास होता है कि वो अब और इस दानव के नियंत्रण में नहीं रह सकती। अपनी निराशा में वो माइकी से कहती है कि वो भाग जाए और खुद को बचाए, जबकि वो खुद अपनी सारी पीड़ा को खत्म करने के लिए अपनी जान लेने का फैसला करती है। मुझे माफ करना, मैं और नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उन भयानक चीजों से बचाना चाहती थी जो वो करना चाहता है। गहरी उदासी में मैं हमेशा के लिए नर्क में हूं। उधर जॉन पर भी एक दुखद अंत आता है, जो अब अपनी बेटी को खोने के बाद पश्चाताप और गहरे अवसाद में जी रहा होता है।
उसकी हालत और खराब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता के घर में एक पुलिस अधिकारी मृत पाया गया है और उसके बाद एबिगेल का शव भी मिलता है जिस पर कई अपहरणों में शामिल होने का शक था। इन सभी घटनाओं का दबाव जॉन को पूरी तरह तोड़ देता है और अंत में वो अपनी जान लेने का फैसला करता है। समय फिर से आगे बढ़ता है। लगभग 20 साल बाद जब ये मामला एक बार फिर सामने आता है एक टॉक शो के जरिए, जिसे कैरन नाम की एक प्रस्तुता होस्ट कर रही होती है। इस शो में एलिस, जो अब पूरी तरह बड़ी हो चुकी है, को बुलाया जाता है ताकि वो अपने अतीत में अपनी बहन से जुड़ी इस डरावनी घटना के बारे में बात कर सके। और उसने अपनी बहन को देखा, वो पूरी तरह बुराई के साथ बड़ी हुई। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। उसने हमारे साथ अपनी कहानी साझा करने का फैसला किया। ये एलिस रीड के साथ एक बातचीत है। दूसरी तरफ ये सामने आता है कि माइकी अभी भी जिंदा है और अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन एक असामान्य हालत में जी रहा है। वो एक खाली पड़े घर में अकेला रहता है और उस मानसिक आघात के साथ जी रहा है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हैलोवीन की रात एलिस, जो अब भी जिज्ञासा से भरी हुई है, सच्चाई जानने की कोशिश करती है और माइकी से जुड़े पुराने जांच रिकॉर्डिंग्स देखती है। उन रिकॉर्डिंग्स से ये सामने आता है कि माइकी कई महीनों तक एबिगेल के साथ रहने के कारण गंभीर मानसिक आघात से गुजर रहा है। यहाँ तक कि उसकी माँ नाओमी भी अपने बेटे में आए इस बड़े बदलाव को महसूस करती है, क्योंकि माइकी अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। एक दिन माइकी फिर से गायब हो जाता है, इससे पहले कि वो अजीब व्यवहार दिखाता है, जैसे डरावनी आकृतियां बनाना। स्टीव की एक और रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि ये सारा आतंक तब शुरू हुआ था जब जॉन ने अनजाने में उस श्रापित वस्तु से दानव को आजाद कर दिया था, जिसने अंत में एबिगेल को अपने कब्जे में ले लिया। वो ये भी चेतावनी देता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दानव अभी भी मौजूद है और नए शिकार की तलाश में है। कुछ ही समय बाद एलिस को एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है, लेकिन वो इसे हैलोवीन का मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है और सोने चली जाती है। रात के बीच में वो एक बुरे सपने से जागती है और उसका डर बढ़ जाता है जब उसे अपने घर के आसपास किसी के होने का एहसास होता है। जब वो जांच करती है तो उसे एक आकृति दिखाई देती है जो कपड़े से ढकी हुई होती है, जैसे वो कैंडी मांगने आई हो। पहले तो ये सामान्य लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। सच्चाई तब सामने आती है जब वो आकृति माइकी निकलता है, जो अब कहता है कि उसे दानव का सेवक बनने के लिए चुना गया है, एबिगेल की जगह लेने के लिए। भारी दबाव में माइकी एलिस को मजबूर करता है कि वो उसकी जगह ले ले, ताकि वो खुद इस दर्द से आजाद हो सके। ये सुनकर एलिस घबरा जाती है और उसे धमकाकर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्थिति और भी डरावनी हो जाती है जब दानव उसके सामने अपना असली रूप दिखाता है। तुम्हें यहां से जाना होगा, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। घर के बाहर माइकी उस पल को याद करता है जब उसे इस श्राप के लिए चुना गया था। उसी समय एलिस का बॉयफ्रेंड एलेक्स उससे मिलने आता है, लेकिन खतरे से अनजान एलेक्स अगला शिकार बन जाता है जब माइकी, जो अब पूरी तरह ग्रस्त है, अचानक उसके पीछे आकर उस पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। उस पल से माइकी के अंदर का दानव पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और वो एलिस से जुड़े हर व्यक्ति को निशाना बनाना शुरू कर देता है। कहानी फिर कैरन की तरफ जाती है, जो अपने काम की जगह पहुंचती है और कुछ गलत महसूस करती है जब वो स्टूडियो को पूरी तरह खाली पाती है। सब लोग कहाँ हैं? डायना? उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो डायना नाम की एक कर्मचारी को खून से लथपथ पाती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि माइकी वहां हमला कर चुका है। घबराकर कैरन और डायना अलग अलग जगह छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्थिति और गंभीर हो जाती है जब माइकी धीरे धीरे कैरन के छिपने की जगह के करीब आता है। खुद को बचाने के लिए कैरन एक मजबूर फैसला लेती है। वो माइकी का ध्यान डायना की तरफ मोड़ देती है, जिससे डायना की दुखद मौत हो जाती है। कैरन भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्टूडियो का दरवाजा बंद होता है। जब माइकी इसके सामने आता है, कैरन अपने पास मौजूद इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस का इस्तेमाल करके उसे कुछ समय के लिए रोक देती है। वो तुरंत मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन कॉल पूरा होने से पहले माइकी होश में आ जाता है और लगभग उसे मार ही देता है। तभी एलिस वहां पहुंचती है और उसे रोक देती है। रुक जाओ, चाकू नीचे रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
तुम अब अकेले नहीं हो। इस पूरे हंगामे के बीच एलिस एक बड़ा फैसला लेती है। वो माइकी की जगह लेने के लिए तैयार हो जाती है ताकि ये सब खत्म हो सके। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है, लेकिन दानव अभी भी एबिगेल के परिवार से बदला लेना चाहता है और एलिस को निशाना बनाना जारी रखता है। इसी बीच कैरन आखिरकार माइकी को मारकर एलिस को बचा लेती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अगर शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी को देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जाफर ने कोशिश की, एबिगेल ने भी की, लेकिन ये दानव कभी खत्म नहीं होता। ये बस इंतजार करता है, एक शरीर छोड़ता है और दूसरे की तलाश करता है। और अब बिना जाने एलिस ने उसकी जगह लेने का फैसला करके एक नई शुरुआत कर दी है, एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि आखिर में यह सवाल नहीं है कि इसे कैसे रोका जाए, बल्कि यह है कि अगला शिकार कौन होगा। और यहीं कहानी खत्म होती है।